NCERT साइंस क्लास 8 चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम मॉड्यूल 3। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल को डिटेल में पढ़ा था। आपको याद होगा कि कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या मिलता है। बिल्कुल सही, हमें कोक, कोल टार, अमोनिकल लिक्विड और कोल गैस मिलती है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोड्यूसेस कोक, कोल टार, अमोनिकल लिक्विड एंड कोल गैस। तो चलिए आज हम कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त कोक, कोल टार, अमोनिकल लिक्विड और कोल गैस को डिटेल में उनके यूजेस को पढ़ते हैं। कोक एक टफ, पोरस और ग्रेश ब्लैक सब्सटेंस होता है। आपको पता ही है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल से मिलता है। कोक जो है बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। इसके अंदर 98% कार्बन मिलता है। कोक इज अ टफ, पोरस एंड ग्रेश ब्लैक सब्सटेंस. It is obtained by the destructive distillation of coal. Coke is almost pure form of carbon. Why? Because it contains 98% carbon. कोक का यूज कहां करते हैं? यूजेस ऑफ कोक आपको पता है, आप घर में स्टील के बहुत सारे बर्तन देखे होंगे आपने, स्टील की कई चीजें देखी होगी आपने। तो स्टील की मैन्युफैक्चर के लिए कोक जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। कोक इज एन एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। और आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में भट्टी को गर्म करने के लिए कोक का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू हीट द फर्नेसेस। आपको पता है कि मेटल्स जो है वो उनके ओर से मिलते हैं। अगर हमें मेटल्स चाहिए और से, तो यहां पर हम कोक का इस्तेमाल करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कोक इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, उसके मैन्युफैक्चर के लिए भी हमें कोक का इस्तेमाल करते हैं। कोक इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस। प्रोड्यूसर गैस का जो कॉम्बिनेशन है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन का, जो कि वाटर गैस के अंदर कॉम्बिनेशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का। इन दोनों गैस के प्रोडक्शन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? कोक। तो हमने कोक के बहुत सारे यूजेस को देखे। चलिए अब हम बात करते हैं कोल टार की। कोल टार जो है ब्लैक, बहुत ही थिक यानी विस्कस लिक्विड होता है। इसकी स्मेल बहुत ही गंदी होती है, अनप्लेजेंट होती है। कोल टार इज अ ब्लैक, विस्कस दैट इज थिक लिक्विड विथ एन अनप्लेजेंट स्मेल। कैसे प्राप्त होता है ये? इट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल टार जो है एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, ये 200 या 200 से ज्यादा डिफरेंट कार्बन कंपाउंड से मिलकर बना है। It is a mixture of more than 200 carbon compounds. कोल टार का भी इस्तेमाल कई जगह पे होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम कोल टार को डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं। कोल टार कैन बी सेपरेटेड into many important chemical substances by the process of fractional distillation. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कोल टार का करने से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस मिलेंगे, जैसे कि टॉयलिन, बेंजीन, नेफ्थलीन, फिनोल एक्सेट्रा। ये सारे केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं डाइस को, एक्सप्लोजिव्स को, पेंट्स को, ड्रग्स को, परफ्यूम्स को, वार्निशेस को, पेस्टिसाइड्स को, प्लास्टिक को, सिंथेटिक फाइबर्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स,
नेफ्थलीन बोल्स, रूफिंग मटेरियल एक्सेट्रा। तो इन सबकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें वो केमिकल सब्सटेंस की आवश्यकता होती है जो हमें कोल टार के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलते हैं। समझ आया आपको? चलिए दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। टोइलिन, बेंजीन, नेफ्थलीन, फिनोल एक्सेट्रा obtained by the process of fractional distillation of coal tar are used as starting material for manufacturing dyes, explosives, paints, drugs, perfumes, varnishes, pesticides, plastic, synthetic fibers, photographic materials, naphthalene bowls, roofing materials, etc.